हेलो स्टूडेंट्स। अभी लगातार एक विवाद चल रहा है रसिया और यूक्रेन के बीच में। तनाव कुछ इस तरह बढ़ गया है कि हाल ये लग रहा है कि कहीं थर्ड वर्ल्ड वार ना हो जाए। हम लोग अभी ये इंटरनेशनल रिलेशन के लिए काफ़ी अहम है। तो रसिया और यूक्रेन से रिलेटेड जो भी इतिहास रहा है, अभी विवाद क्या रहा है, क्या हो सकता है और क्या चल रहा है, रसिया क्या चाह रही है, नाटो क्या चाह रहा है, उन सब पे हम लोग डिटेल में बात करेंगे और इंटायर इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आगे आने वाले एग्जामिनेशन के लिए ये बहुत अहम है। अभी क्या हो गया, तनाव का कारण जो टेंशन इतना हुआ है, इसके पीछे रीजन है कि रसिया ने क्या किया। पूरा 1 लाख सैनिक, एक नहीं लगभग 5 लाख के आसपास, तो लगभग अभी अभी हाल में 1 लाख के आसपास सैनिक इसने यूक्रेन के आसपास रखा है। पूरा मिला के अलग अलग देशों ने 5 लाख के आसपास बताया है, जो पहले से ही कहीं ना कहीं ये जमावड़ा कर रहे हैं अलगाववादियों के साथ मिलके। और ये इन्होंने क्या किया है, इन्होंने यूक्रेन के चारों तरफ, रसिया आपको दिख रहा होगा, यूक्रेन के चारों तरफ रसिया है। इन्होंने क्या किया है, येलना, क्लिंटसी, पोगोनोवो, सोलोटो और क्लीमोवो, ऐसे करके इन सब जगहों पे इन्होंने अपने सैनिक को यहाँ पे जमा कर दिया है, यूक्रेन के पास जमा कर दिया। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। सवाल है कि ऐसा क्यों किया गया। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यूक्रेन यूक्रेन जो है वो नाटो के साथ मिलना चाह रहा है, नाटो के साथ मिलना चाह रहा है। और इधर और रसिया का स्टार्टिंग से ही एक अलग लगाव रहा है, क्योंकि यूक्रेन रसिया से 30 साल पहले अलग हुआ था। तो कहीं ना कहीं रूस आज भी उसको अपना हिस्सा मानता है, अपनी कल्चर का एक हिस्सा मानता है, और नाटो के साथ जाने देना नहीं चाह रहा है। इस तनाव के कारण 1 लाख सैनिक उतारने के कारण क्या हुआ, अमेरिका ने भी अमेरिका ने भी, ब्रिटेन ने भी, कनाडा ने भी अलग अलग तरीके से मदद करना शुरू कर दिया। यहाँ तक इतना ही नहीं, एक संभावना स्ट्रांग इसलिए दिख रही है कि ब्रिटेन, अमेरिका और कई ऑस्ट्रेलिया ने भी कई सारे देशों ने अपने लोगों को वहाँ ट्रैवल करने से नहीं जाने की सलाह दी है यूक्रेन। दूसरा, ब्रिटेन अमेरिका ने दूतावास, जो भी उनके दूतावास में स्टाफ काम कर रहे हैं, उनके रिलेटिव को जगह छोड़ने के लिए कह दिया है, अपने नागरिकों को जगह छोड़ने के लिए कह दिया है। ये एक बहुत स्ट्रांग संभावना दिखा रहा है कि एक युद्ध की संभावना कहीं ना कहीं से दिख रही है। अमेरिका पहले ही चेतावनी दे चुका है कि यदि आप अगर यूक्रेन पे थोड़ा सा छोटा सा भी अटैक करोगे या कुछ भी करेंगे तो उसको हमला माना जाएगा और हम लोग उसको चुनौती देंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब सवाल होता है कि ये आखिर ये ये जो तनाव है, इसकी शुरुआत कब से हुई। ये जो यूक्रेन वाला तनाव है, इसकी शुरुआत कब से हुई। देखिए, यूक्रेन की जो सीमा है ना, देखो इधर वाला पूर्वी वाला रसिया से लग रहा है और पश्चिम वाला जो है यूरोप से लग रहा है। समस्या ये है, पूर्वी वाला रसिया से लग रहा है और पश्चिम वाला यूरोप से लग रहा है। तो पश्चिमी यूक्रेन यूरोप के साथ ज़्यादा कंफर्ट है, पूर्वी जो है रसिया के साथ कंफर्ट है। और इसकी शुरुआत एक्चुअली होती है, हुआ क्या कि 1991 तक तो ये सोवियत संघ का मेंबर ही था, उसके बाद ये अलग हुआ। 2013 में एक्चुअली विवाद की शुरुआत होती है। वो तब होती है जब यूक्रेन की राजधानी जो कीव है, उस कीव में रूसी समर्थक राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच थे। विक्टर यानुकोविच का विरोध शुरू हो गया। जो विरोध शुरू हुआ उसका नाम दिया गया, जो प्रदर्शनकारियों ने विरोध किया उसका नाम था रेवोल्यूशन ऑफ डिग्निटी के नाम से इन्होंने विरोध शुरू किया। जो विरोध किया, चूंकि राष्ट्रपति थे रसिया के फेवर के, तो जो विरोधी थे उनको अमेरिका और ब्रिटेन ने सपोर्ट कर दिया। समझिए इसको, अमेरिका और ब्रिटेन ने सपोर्ट कर दिया, जिसके कारण यानुकोविच को वहां से भागना पड़ा। जब यानुकोविच वहां से भागा, इसी गुस्से में रसिया ने क्या किया, क्रीमिया पे अधिकार कर लिया, क्रीमिया पे कब्जा कर लिया, और वहां पे अलगाववादियों को वो आज भी सपोर्ट कर रहा है, जिसके कारण अलगाववादी जो रूसी समर्थक हैं और यूक्रेन की सेना में लगातार झड़प होती ही रहती है। अगर आप क्रीमिया के इतिहास को देखें, तो क्रीमिया एक पेनिसुला है, एक प्रायद्वीप है। ठीक है, क्रीमिया एक पेनिसुला है, एक प्रायद्वीप है। और ये जो आप देख रहे हो ये एक्चुअली क्रीमिया है, यही रसिया से ऐसे लगा हुआ है। ठीक है, तो क्रीमिया एक पेनिसुला है, एक प्रायद्वीप है। और हुआ क्या, कहानी क्या है इसमें, इस क्रीमिया का कहानी ये है कि
1954 में सोवियत संघ के नेता थे निकिता सुखचेव, इन्होंने यूक्रेन को एज ए गिफ्ट ये क्रीमिया दे दिया। ठीक है, ये एज ए गिफ्ट यूक्रेन को दे दिया गया। 1991 में जब यूक्रेन अलग होता है उसके बाद यहाँ क्रीमिया को लेकर दोनों देश के बीच में तनातनी शुरू हो गई। इसको लेकर पश्चिमी देश आगे भी हैं। फ्रांस जर्मनी ने बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में रूस यूक्रेन के बीच में समझौता भी हुआ और इसको मिन्स्क समझौता भी कहते हैं, जिसके तहत जो भी अलगाववादी थे उनसे ये समझौता किया गया कि शांति तो रखिए ही, साथ में ह्यूमन सपोर्ट के लिए जो भी सप्लाई है उसको भी जाने आने दीजिए। इसको लेकर समझौता बना था और युद्ध विराम हुई थी। लेकिन अब सोवियत संघ जैसे समाप्त हुआ उसके बाद 30 साल पहले यूक्रेन को आज़ादी भी मिली और अब सवाल हो गया पश्चिमी यूक्रेन और पूर्वी यूक्रेन को लेकर। पश्चिमी यूक्रेन और पूर्वी, अब सब दिक्कत क्या है कि ये जो पूर्वी यूक्रेन का हिस्सा है इसमें पूर्व सोवियत संघ का तो मेंबर था ही, इसमें लगभग 1/6 भाग जो है वो रूसी मूल का है। इसके चलते यूक्रेन के साथ रूस का जो है सामाजिक और सांस्कृतिक जुड़ाव अधिक है। पश्चिमी वाला बनाना चाहता है यूरोप के साथ रिश्ता, नाटो के साथ रिश्ता। नाटो कौन है? अब यहां पे नाटो इंपॉर्टेंट हो गया, आपसे डेट पूछ सकता है पीटी के अंदर। नाटो क्या है? 1949 में नाटो बना। नाटो बनाया गया था सोवियत संघ यूएसएसआर का मुकाबला करने के लिए। नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना अमेरिका, ब्रिटेन सहित दुनिया के 30 देशों ने मिलकर इसका संगठन किया। और इस ट्रीटी ये कहता है कि कोई भी इन 30 देश के अलावा कोई भी देश इन 30 देश में से किसी भी देश पे अटैक करेगा तो वो सभी देश पे हमला माना जाएगा और सभी देश मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। और ये नाटो और रसिया के साथ शुरू से ही पंगा रहा है। पंगा क्या है कि रसिया नहीं चाहता है कि नाटो इस तरफ फैले, तो रसिया चाहता है कि जो नाटो है वो अपने 1997 वाला जो इलाका एरिया है वहीं पर सिमट के रह जाए और ये यूक्रेन, लाटविया, लिथुआनिया, इन सब जो बाल्टिक देश हैं, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, इन सब जगह से वापस चला जाए, ये कह रहा है। तो ये चाहते हैं कि नाटो जो है 1997 के समय का जो सीमा था वहां लौट जाए और अपना एक्सटेंशन ना करे, विस्तार ना करे और खास करके पूर्वी यूरोप के अंदर अपनी एक्टिविटी को रोक दे। और अगर इसका मतलब कि बाल्टिक देश से भी अपने जो सेना ऑलरेडी है उनको आप बुला लीजिए, क्योंकि इसने पोलैंड, रोमानिया में भी अपनी मिसाइल तैनात कर रखी है नाटो ने, उसको भी हटाने की बात ये रसिया चाहता है। दूसरा, अमेरिका कहता है कि नहीं, नाटो क्या करेगा और क्या ना करेगा ये रसिया से पूछ के तो होगा नहीं। तो इन सब को लेकर जो है एक माहौल यहाँ पे तनातनी का बना हुआ है। अब रूस ने सीधा सीधा कहा है कि नाटो यूक्रेन की जमीन का अगर इस्तेमाल करेगा तो उसको अंजाम भुगतना पड़ेगा। और यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता है, खास करके पश्चिमी यूक्रेन जो है वो नाटो में शामिल होना चाहता है। और रूस ने चेतावनी दी है कि अगर नाटो में शामिल हो गए तो फिर मतलब जो भी आगे कार्रवाई है उसको झेलना पड़ेगा। और क्यों? क्योंकि रूस को डर है कि यूक्रेन अगर नाटो का हिस्सा हो जाता है, नाटो का हिस्सा हो जाएगा, मतलब रूस को डर है कि यदि यूक्रेन नाटो का हिस्सा हो जाएगा तो आगे कोई लड़ाई होती है तो गठबंधन जो देश हैं वो यूक्रेन का लैंड इस्तेमाल करके उनके देश पे हमला कर सकते हैं। थर्ड वर्ल्ड वॉर की संभावना यहाँ पे बन सकती है। तो ये सारी चीज़ों के कारण क्या है, अभी बिल्कुल टेंस माहौल वहाँ पे है। अब इन्होंने 1 लाख जवान उतार दिया। अमेरिकी इंटेलिजेंस के मुताबिक जवानों की संख्या अधिक है। ब्रिटेन ने एंटी टैंक जो हथियार है वो भेजना शुरू कर दिया है। कनाडा ने भी स्पेशल फोर्स यूक्रेन भेज दी है। अमेरिका भी जो है हथियारों की अपनी पहली खेप भेज चुका है ऑलरेडी, जिसमें 90 टन सैन्य सामग्री है, जिसके अंदर खतरनाक हथियार भी है। ये सारा है। इतना ही नहीं, बाल्टिक नेशन भी तो रसिया से परेशान है, लाटविया, लिथुआनिया, ये सब। तो उन्होंने भी यूक्रेन की मदद करने की बात कही है। और इधर रूस भी जो है वो मानने को तैयार नहीं है। रसिया ने क्या कर दिया है, रसिया ने अपना 6 युद्धपोत जो है वो बाल्टिक सागर के रास्ते भूमध्य सागर की ओर भेज दिया है। ठीक है, मतलब बढ़ रहा है, पहले 3 भेजा, उसके पीछे फिर 3 भेजा फॉलो करते हुए। तो इस तरह से अब सवाल उठता है कि अभी क्या हो सकता है, क्या ये जो रसिया का सैनिक कार्रवाई है इसको रोका जा सकता है? देखिए, राष्ट्रपति जो व्लादिमीर पुतिन है वो शुरू से ही कह रहे हैं कि जो बाइडेन के साथ
या और देशों के साथ जो उच्च स्तरीय वार्ता है उसको जारी रखने दो, क्योंकि G8 से तो ऑलरेडी इनको हटा दिया गया है, ठीक है। और जो बाइडेन बिल्कुल क्लियर है इस मैटर पे कि अगर एक छोटा सा भी झड़प या छोटा सा भी हस्तक्षेप करने की रसिया कोशिश करती है तो उसको पूर्ण आक्रमण माना जाएगा और उसे जैसे भी हो वैसे निपटा जाएगा, इस तरह से उनका कहना है। अब रसिया पे एक और आरोप लग गया। इसने क्या किया है, रसिया ने क्या किया है कि रूस का जो यूक्रेन का जो पूर्वी सीमा है ना, ये वाला सीमा, यहाँ पर जो भी इनके विद्रोही लड़ रहे हैं, विद्रोही से मैंने इस पे है कि यहाँ जो भी विद्रोही हैं, उनसे हमला करवा सकता है और उस हमले के बहाने यूक्रेन पे चढ़ाई कर सकता है, ऐसा भी आरोप रसिया पे लग रहा है। इतना ही नहीं, रसिया में दिक्कत क्या है कि रसिया ने अभी हाल ही में एक और क्या काम किया है कि इस इलाके में जो विद्रोही थे ना, विद्रोही कब्जे वाले जो इलाके थे, उसमें इन्होंने 5 लाख रशियन पासपोर्ट बांट दिया। आप सोचो, 5 लाख रशियन पासपोर्ट किसने किया? रसिया ने बांट दिया। और उसके पीछे ये है कि यदि रसिया की बात ना मानी गई तो वो 5 लाख को अपना सिटीजन मान के उसके ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ वो कोई भी कार्रवाई कर सके। इसको लेकर जो है इन्होंने 5 लाख पासपोर्ट बांट दिया है। तो ऐसी स्थिति में जो रसिया का डिमांड है कि नाटो को यहाँ से हटना है, ये, और दूसरा, नाटो हटने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि नाटो ने कहा है क्लियर कि हमारा ओपन डोर पॉलिसी है, ओडीपी है। नाटो ने कहा है कि नाटो ओपन डोर पॉलिसी पे किसी भी तरीके से धक्का नहीं पहुंचने देगा। ओपन डोर पॉलिसी का मतलब होता है हम किसी भी देश को शामिल कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कोई हमको रोक नहीं सकता है और इस प्रक्रिया में कोई दखल नहीं दे सकता है। इधर स्वीडन, फिनलैंड भी नाटो का मेंबर नहीं है, लेकिन उनका नाटो के साथ एक अच्छा रिलेशन है। फिनलैंड के प्रधानमंत्री ने भी ऐसा कहा है कि रसिया का जो ये चाल है ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब ये सारी स्थिति बन रही है। अब सवाल मन में यह आएगा कि क्या पश्चिमी देश यूक्रेन को किस सीमा तक मदद कर सकते हैं और किस तरह से मदद कर सकते हैं। सवाल ये है कि यूक्रेन की संप्रभुता के लिए किस लेवल तक मदद उनको मिल सकती है। तो सबसे पहला है कि पश्चिमी देश जो सबसे सही तरीके से मदद कर सकता है, जो एकदम खुल के करेगा, वो है कि रसिया के ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है अलग अलग तरीके से, और हथियार आदि की पूर्ति करके सैनिक मदद दिया जा सकता है। सैनिक मदद दे। इवन जो बाइडेन ने कह भी दिया है कि यदि किसी कारण से यूक्रेन पे हमला होता है तो रसिया पे ऐसे प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं जिसको कभी देखा और सुना नहीं गया हो। जैसे अब सवाल उठता है कि किस तरह के प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, तो इनके ऊपर ऐसा प्रतिबंध लगाया जा सकता है जिससे इनको इकोनॉमिकल झटका बहुत तगड़ा लगे, आर्थिक झटका लगे। जैसे रसियन बैंकिंग सिस्टम को इंटरनेशनल स्विफ्ट पेमेंट बैंकिंग सिस्टम से हटा दिया जाए, बिल्कुल आइसोलेट हो जाएगा इंटरनेट, क्योंकि स्विफ्ट जब तक नहीं रहेगा तब तक पैसे, एक देश के पैसे दूसरे देश में जाएंगे नहीं, वो किया जा सकता है। दूसरा, अभी जर्मनी के साथ रूस का नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन, ये भी फैक्ट याद रखिएगा, रूस के साथ जर्मनी में नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन चालू करने की बात चल रही है। जर्मनी ने क्लियर कह दिया है कि यदि आप किसी भी तरीके से अटैक करते हो तो ये पाइपलाइन रुक जाएगा, यहाँ से आगे नहीं जाएगा। इसके अलावा रसियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड या जो रूबल है उसको विदेशी मुद्रा में बदलने वाले बैंक जो भी हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जिसको किया जा सकता है। लेकिन सवाल है कि ये पश्चिमी देश भी कहाँ तक मदद करेंगे, क्योंकि अमेरिका तो कह रहा है कि हम और अपने सहयोगियों के साथ मिलकर रसिया को रोकने का काम करेंगे, लेकिन अमेरिका एक तरफ है और यूरोपीय देश से अलग कन्फ्यूज़ है। यूरोपीय देश क्यों कंफ्यूज है कि यूरोपीय देश कह रहा है कि केवल अमेरिका के कहने से या उनके लीडरशिप से काम नहीं चलेगा, बल्कि यूरोपीय देशों को भी साथ में लेकर चलना पड़ेगा और तब जाके रसिया से बात करना होगा। इधर यूक्रेन के राष्ट्रपति क्या चाहते हैं? यूक्रेन के राष्ट्रपति चाहते हैं कि रसिया के साथ प्रॉपर बात हो। इसके लिए नॉर्मेडी क्वाड्रेट, जिसको नॉर्मेडी चौकड़ी भी कहा जाता है, इसमें नॉर्मेडी क्वाड्रेट जिसको नॉर्मेडी चौकड़ी भी कहा जाता है, इसमें यूक्रेन के साथ साथ रसिया, फ्रांस और जर्मनी, याद रखिएगा, यूक्रेन के साथ साथ रसिया, फ्रांस और जर्मनी, ये इंपॉर्टेंट है, जिसको नॉर्मेडी क्वाड्रेट कहा जाता है। तो इसकी बैठक की बात इन्होंने की है कि इसके साथ बैठक करके कोई ना कोई सॉल्यूशन हम तैयार करें। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल ही नहीं है कि नाटो के साथ जो हमारा रिलेशन है वो रुक जाएगा।
ऐसी स्थिति में अब ऐसी स्थिति में सबसे पहले कि एकदम से वॉर की संभावना उतनी नहीं बन रही है। अब सवाल उठता है कि भारत का क्या है? भारत का क्या है? देखिए, भारत अभी बिल्कुल तटस्थ है इस मामले में, तटस्थ है। नवंबर 2020 के अंदर यूनाइटेड नेशन के अंदर यूक्रेन द्वारा एक प्रस्ताव भी आया था जिसके खिलाफ भारत ने मतदान किया था, जिसमें ये कहा गया था कि क्रीमिया में जो है मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ था, उसकी निंदा की गई थी। तो खैर इस मैटर पे भारत ने रसिया को सपोर्ट कर दिया था। तो अभी जो मामला है वो एक तरह से शांत है, मैंने भारत की तरफ से जो रुख है वो शांत है, स्टैंड बाई की पोजीशन में सब है, और कहीं ना कहीं इसका जो समाधान है वो बातचीत के थ्रू ही निकालने की बात चल रही है। तो अभी टोटल जो सिनेरियो है यही बन रहा है। इन केस अगर रसिया खुल के यूक्रेन पे अटैक करता है और देश रसिया के साथ आगे आते हैं, तो चाइना भी रसिया को सपोर्ट कर देगा, क्योंकि अभी चाइना और अमेरिका के बीच में भी विवाद चरम पे पहुंच गया है। तो इसको लेकर एक संभावना बन रही है कि देश विश्व दो गुट में या दो से अधिक गुट में बंटकर एक दूसरे के साथ उलझ जाए। लेकिन लेकिन अभी भी क्योंकि सब एटॉमिक संपन्न देश हैं, तो ये लोग जहाँ तक हो सकता है कोशिश करेंगे कि वार ना हो। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन के आ रहा है कि क्या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अब समर्थ नहीं है इन सारे देशों को या इस तरह की सिचुएशन को संभालने के लिए? ये भी एक सवाल बन रहा है। तो खैर, तो ये पूरा अभी सिनेरियो है जो हो सकता है उस संभावनाओं के साथ यूक्रेन और रसिया संघर्ष।